इस इमेज पे देखिए, इसमें एक छोटी सी बच्ची है और प्रोबेबली वो अपने फादर के साथ बैठी हुई है। अब इमेजिन करते हैं हम सब अपने बचपन में चले जाएं। हम एडल्ट्स और बच्चों के बीच में क्या डिफरेंस होता है सोचने के पर्सपेक्टिव से, क्रिएटिविटी के पर्सपेक्टिव से। जब हम बचपन में होते हैं तो वी आर मोर क्रिएटिव। एक्चुअली बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और क्यूरियस होते हैं हर चीज़ जानने के लिए कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। बच्चे जो है दे आर ऑलवेज फिल्ड विथ क्वेश्चंस। और जैसे जैसे हम एज में बड़े हो जाते हैं, टीन एज में आते हैं, हमारा रहने सहने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। फिर और एडल्ट एज में आ जाते हैं, काम में लग जाते हैं और प्रॉब्लम्स में फंसना शुरू हो जाते हैं डेली एक्टिविटीज में। तो हमारी जो सोचने की जो क्रिएटिव पावर उतनी ही रहती है, लेकिन शायद लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से या अलग अलग रीजंस की वजह से हम सोचना कम कर देते हैं। लेकिन अब वापस ये बच्चे वाले एग्जाम्पल पे अगर आ जाए, तो अगर हम अपनी फैमिली के अंदर देखें, बच्चे जो होते हैं फॉर एग्जांपल जिनके भी घर में बच्चे हैं, 4-5 साल का जब बच्चा बोलना शुरू हो जाता है और एनवायरनमेंट को समझना शुरू कर देता है, घर के अंदर का बाहर का, तो उनके दिमाग में ना क्वेश्चंस बहुत होते हैं। पापा ये पंखा कैसे चलता है, ये सूरज यहाँ से क्यों उगता है, रात को चांद क्यों आता है। मतलब ये सुपरफिशियल बातें हैं, बट बहुत कभी कभी वो बड़ी लॉजिकल बातें भी करते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पाते, बच्चे कर देते हैं। इमेजिन करके देखिए जस्ट। तो वो क्यों क्यों क्योंकि वो बच्चों का माइंड उस टाइम टेंशन फ्री है। जिस एनवायरनमेंट में हम हैं उस एनवायरनमेंट में वो नहीं है, तो दे आर ऑलवेज थिंकिंग समथिंग न्यू। तो ये जो 5 वाई एनालिसिस है, दैट इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, कि हम क्वेश्चन करने की आदत हमें फिर से रिवाइव करनी है। वो ऑलरेडी थी बचपन में हमारे अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि हम एक एक पैटर्न में हम फंसते जा रहे हैं। एक जो डेली रूटीन में बस चल रहा है, जैसे चल रहा है चलता जा रहा है, उसमें हम फंसते जा रहे हैं। तो हमारी क्वेश्चन करने की आदत छूट गई है, लेकिन वो पावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे अंदर। तो बच्चे ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग समथिंग न्यू, और जैसे ही हम बड़े होते हैं वी ट्राई टू रिटेलिएट फ्रॉम थिंकिंग। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी अराउंड इट। नाउ कमिंग टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ 5 वाई। 5 वाई टेक्निक जो है, इट्स अ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। कैसे? बार बार क्वेश्चन पूछ के। क्या क्वेश्चन पूछ के? वाई, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड पुट इट इन सेंटर, देन आस्क द क्वेश्चन व्हाई। उसका एक आंसर आएगा। उस आंसर को फिर पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आंसर आएगा। फिर पूछना है ऐसा क्यों हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी गो ऑन। इट्स नॉट अ फिक्स्ड रूल। फिक्स नहीं है कि 5 बार ही पूछना है। ये एक जनरल प्रूवन टेक्निक है, जो कहा जाता है कि जनरली एक प्रॉब्लम के रूट कॉज तक अगर पहुंचना हो, 5 बार अगर पूछा जाए क्यों, वाई, तो रूट कॉज तक पहुंचने की संभावना है। बट दिस मे बी पॉसिबल एट थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, और मे बी सिक्स लेवल, सेवेंथ लेवल, इवन अप टू एट्थ और नाइन्थ लेवल। 8 या 9 बार भी पूछने की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ of the problem. So this was the definition of 5 why. This is the basic diagram around 5 why. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाई द प्रॉब्लम अकर्ड, व्हाई डिड द अबव हैपन। बार बार बस हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि हम जो हमसे पहले जो ये आंसर आया, ये प्रॉब्लम क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, until and unless we arrive at the root cause. जब हमें ये लगे कि we have arrived at the root cause, then we can stop this process. अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और अभी यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ये तो ठीक है, एक प्रोफेशनल एग्जाम्पल है, लेकिन इससे पहले एक पर्सनल एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, जनरल लाइफ, विच इज रिलेटेड टू मोर और लेस ईच एंड एवरी वन। तो जनरल लाइफ एग्जाम्पल ये है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स।
कभी ना कभी हमारे को फीवर हुआ होगा, फीवर हो जाता है। जब फीवर होता है तो हम क्या करते हैं? स्टेप वन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई हैं, सिम्टम्स एंड कॉजेस, सिम्टम्स वर्सेस कॉजेस। हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। कमिंग बैक टू आवर जनरल लाइफ एग्जाम्पल, जो फीवर वाला हमने किया। जब फीवर आया, उसके साथ और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, खांसी है, जुकाम है। तो जनरली हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हम, जैसे मेडिसिन, अगर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है पैरासीटामोल, या घर में हम मेडिसिन ले लेते हैं फीवर को डाउन करने के लिए। जब हम ये मेडिसिन ले लेते हैं तो फीवर जनरली कुछ नंबर ऑफ आवर्स के लिए डाउन आ जाता है, 5 घंटे 6 घंटे ऐसी कुछ रेंज होती है। और जब उस दवाई का असर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो वो फीवर वापस आ जाता है। सो व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज, जो स्टेप वन में हमने सॉल्यूशन लिया, मेडिसिन ली, और जो उसका सॉल्यूशन था दैट वाज टेम्परेरी। अगर मान लीजिए 2 दिन तक हमने ये मेडिसिन ट्राई करी, हर 6 घंटे 7 घंटे के लिए टेम्परेचर डाउन आ गया, कंट्रोल में आ गया, और फिर वापस फीवर ठीक नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर एक अजम्पशंस के बेसिस पे, बेस्ड ऑन अजम्पशन, डॉक्टर फर्स्ट स्टेप में क्या अज्यूम करते हैं? जब फीवर आता है, वायरल फीवर का कोर्स दे देते हैं। तो लगभग ये 3 से 5 दिन का कोर्स होता है। अब मान लीजिए ये 3 से 5 दिन का कोर्स हमने कर लिया डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, फिर भी फीवर डाउन नहीं आया, मतलब ठीक नहीं हुआ। जब दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। सो दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन वाज आल्सो टेम्परेरी, जो डॉक्टर ने दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? वायरल फीवर का हम कोर्स ले चुके, 3 दिन का 5 दिन का, ब्लड टेस्ट कराएंगे डॉक्टर। ठीक है, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट। अब उसकी जो रिपोर्ट आएगी, उस जो रिपोर्ट में जो कॉज या रीजन निकल के आएगा, दैट मे बी द रूट कॉज ऑफ द फीवर। ये जो फीवर आ रहा था, ना तो वायरल की वजह से था, ना वो पैरासीटामोल से गया, लेकिन जब उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो गई और जब रिपोर्ट में जो आया, दैट इज द रूट कॉज। अब डॉक्टर के पास फिर से जाएंगे, डॉक्टर देंगे इस रूट कॉज को दिमाग में रखते हुए, दे विल गिव अस अ कोर्स। दैट कोर्स मे बी ऑफ 5 days, 3 days, 15 days, दैट डिपेंड्स। So this is the difference between the symptom and the cause. Fever आया, that is the symptom. It's not a cause. तो symptom is generally visible, जो हमें दिखता है सामने, या थर्मामीटर में टेम्परेचर आ गया, या जो प्रॉब्लम सामने दिख रही है, दैट इज सिम्टम। और उस प्रॉब्लम के, उस सिम्टम के कई कारण हो सकते हैं, एक कारण भी हो सकता है, मल्टीपल कॉजेज भी हो सकते हैं। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड कॉजेज। नाउ कमिंग टू दिस डेफिनेशन, अ प्रॉब्लम दैट कम्स टू आवर अटेंशन, मतलब कि ये सिम्टम है जो दिख रहा है। अब जनरली हम करते क्या है, जैसे हमने पैरासीटामोल ले ली या डॉक्टर के पास वो अजम्पशन के बेसिस पे वायरल का उन्होंने दे दिया कोर्स, तो वी ट्राई टू फिक्स द सिम्टम्स बाय रिटर्निंग थिंग्स टू नॉर्मल, मतलब कि बुखार हमारा उतर जाए, वापस आ जाए नॉर्मल टेम्परेचर, तो हमने उसको फिक्स करने की कोशिश करी। बट दिस सॉल्यूशन इज टेम्परेरी। अब क्या किया, एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है, हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक। तो ये फ्लूइड जो है यहाँ पे लीक हो गया, अब ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका एक्शन क्या ले रहे हैं हम, कि एक तो क्लीन अप कर देंगे फ्लोर को, और जो ब्रोकन लाइन है वो चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। बट दिस सॉल्यूशन मे बी टेम्परेरी। विजिबली हमने इस प्रॉब्लम को यहीं की यहीं ठीक कर दिया, बट इज द प्रॉब्लम फिक्स्ड फॉर एवर या फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? मे और मे नॉट। तो अब इसका नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे हम 5 एनालिसिस करेंगे इस प्रॉब्लम का। दिस इज जस्ट इंडिकेटिव, देयर मे बी अदर रीजंस एज वेल। सो पूछेंगे व्हाट हैपेंड। ठीक है, फ्लूइड लीक हो गया। क्यों हुआ? होज बर्स्ट हो गया था। होज बर्स्ट क्यों हुआ? गलत फ्लूइड यूज किया था, जिसकी वजह से होज डिटेरियोरेट हो गया, उसकी लाइफ कम हो गई और वो बर्स्ट हो गया। गलत फ्लूइड क्यों यूज किया? क्योंकि टेक्नीशियन अवेयर नहीं था कौन सा फ्लूइड यूज करना है, यानी टेक्नीशियन ने गलती से गलत फ्लूइड यूज किया। टेक्नीशियन अवेयर क्यों नहीं था? बिकॉज वी हैव नो रिटन मेंटेनेंस प्रोसीजर्स या फिर एसओपी। सो दिस इज इंडिकेटिव एग्जाम्पल कि रूट कॉज तक पहुंचने के लिए कि टेक्नीशियन अवेयर इसलिए नहीं थे कि हमारे पास एसओपी नहीं है रिटन फॉर्म में और वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। So this is the generic example of a basic step-by-step process to do 5 why analysis. Steps देख लेते हैं। Step 1 is form and assemble the team. It's a team activity, individually भी कर सकते हैं, जैसे कि और brainstorm activities हम टीम में करते आ रहे हैं, ये भी टीम में एक्टिविटी हम कर सकते हैं। Brief the team about what? About the problem. क्या प्रॉब्लम पे हमें काम करना है, किस प्रॉब्लम पे हमें एनालिसिस करना है। Then ask why, and then repeat this question 4 or 5 times depending upon the situation, and arrive at a solution, and then follow up to solve that problem, to implement that solution. This follow up is important. Now let's understand these steps with the help of a format. ये एक structured format है 5 why analysis करने के लिए। सो हियर दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये जो ऑरेंज बैकग्राउंड में है। एग्जाम्पल हम वही ले रहे हैं, फ्लूइड लीक वाला। तो फ्लूइड लीक हुआ, अब हम क्या करेंगे, इसी लेवल पे हमें सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। क्या सॉल्यूशन है? क्लीन द फ्लोर और लाइन। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि ठीक है, फ्लोर क्लीन हो गया, अब वो विजिबल फॉर्म में तो वो साफ सुथरा दिख रहा है, जो फ्लूइड लीक हो गया था साफ हो गया, खत्म। क्या इम्पैक्ट हुआ इसका? नथिंग। बस विजिबल लेवल पे हमने उसको क्लीन कर दिया, तो हमें प्रॉब्लम हाइड हो गई, सॉल्व नहीं हुई अभी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को रीफ्रेम करेंगे एक क्वेश्चन में, वाई हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक, और इसका क्या सोल्यूशन, इसका क्या कॉज है? होज बर्स्ट। होज बर्स्ट, इसी लेवल पे अगर हम सोल्यूशन देंगे तो रिप्लेस द न्यू होज, और बाकी वापस ऑपरेशंस में उसको चालू कर दीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? लिमिटेड, क्योंकि और भी होजेस बर्स्ट होने के चांसेस हैं, अगर और वहां पे एग्जिस्ट करते हैं तो हम भी तो हमने एक को कर दिया जो हमें दिखा। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, वाई हाइड्रोलिक होज बर्स्ट, रॉन्ग हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज किया था जिसकी वजह से वो बर्स्ट हुआ। तो नेक्स्ट इस लेवल पे अगर सोल्यूशन करेंगे, फ्लूइड चेंज कर दो, सही वाला डाल दो। ठीक है, तो ठीक है, डाल दिया। सो अभी और भी तो लाइंस बर्स्ट हो सकती हैं, अगर हमने इसमें फ्लूइड चेंज कर दिया तो इट हैज ग्रेटर बेनिफिट देन द अबव सॉल्यूशन। अबव सॉल्यूशन अगर फर्दर टिक डाउन करें इसको, व्हाई रॉन्ग फ्लूइड वाज यूज्ड, टेक्नीशियन वाज नॉट अवेयर। तो अगर इस लेवल पे हम सॉल्यूशन करें तो ट्रेन द टेक्नीशियंस, लेकिन व्हाट इफ द टेक्नीशियंस लीव्स, टेक्नीशियन अगर छोड़ के चले गए, नए टेक्नीशियन आएंगे, उनको फिर से ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। सो इससे एक चीज निकल के आती है कि ट्रेनिंग is an ongoing process, should be an ongoing process, whether internally, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जो इंटरनली ongoing ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, just to avoid these kind of issues। इसका क्या बेनिफिट होगा अगर हम टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दे देंगे? ग्रेटर बेनिफिट देन द प्रीवियस सोल्यूशन। अब क्या इसका फायदा क्या होगा? टेक्नीशियन विल डबल चेक द फ्लूइड विच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द होज। अगर इसको फर्दर ड्रिल डाउन करें, टेक्नीशियन क्यों अवेयर नहीं थे, तो कॉज है वी डोंट हैव रिटन प्रोसीजर्स। अब इंप्लीमेंट रिटन मेंटेनेंस प्रोसीजर एंड ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ इट। जब प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट होते हैं तो ट्रेनिंग इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ इट, एंड दिस हैज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट, बिकॉज एसओपी अगर लिखती है
तो वो ट्रेनिंग मटेरियल भी बन गया। वो टेक्नीशियन अगर चले भी गए तो नए टेक्नीशियन आएंगे, उनको भी इस ट्रेनिंग मटेरियल से ट्रेनिंग दी जा सकती है, और भी इक्विपमेंट्स पे सिमिलर सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्वीकिंग इन दी एसओपीज एंड ऑल. So this happens to be the root cause in this particular example. And this example is indicative. There may be other reasons, other causes, and there can be multiple causes to a single problem. But in this analysis method, we are talking about this structure approach of analyzing and finding out the root cause of the problem.